अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या बिज़नेस में जब आपने किसी को पेमेंट करनी है तो कैश में पेमेंट कर सकते हैं? कितनी लिमिट तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं? अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा कैश में पे करेंगे तो आपको क्या फ़ाइन हो सकता है, क्या जुर्माना हो सकता है? कानून इस पे क्या कहता है और कौन-कौन सी पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सेल टैक्स का जो एक्ट है उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो सेक्शन 73 को अगर आप देखेंगे तो वो सेक्शन ये कहता है कि कोई भी पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो बैंकिंग चैनल के थ्रू आपने पे करनी है और 50,000 से ऊपर जितनी अमाउंट होगी वो सारी की सारी बैंक के थ्रू पे होगी। ये 50,000 से नीचे जो अमाउंट है उसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो 50 इसको क्यों कहा गया है? इस वजह से कहा गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, आगे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं कि हर वो चीज़ जिसका आप इनपुट ले रहे हैं, मतलब जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप पार्टी को फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की आपको इनवाइस हुई है और उस पर आपने 18% जीएसटी पे किया है, तो टोटल जो अमाउंट बनती है वो 1,18,000 ग्रॉस अमाउंट है। अब ये जो 18,000 रुपया है ये आपका इनपुट टैक्स होता है जो बाद में हमने सेल करते हुए आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ कि कैसे आपको एफबीआर पकड़ सकता है और आपको फाइन भी हो सकता है। तो पहले पॉइंट पे आपने याद रखना है कि 50,000 से ऊपर जितनी पेमेंट्स हैं वो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करनी है और ये सिंगल वेंडर की बात हो रही है। मतलब फॉर एग्जांपल एक वेंडर ए है जिसने आपको पहली इनवाइस की, वो 30,000 की है, ठीक है, आप कैश में पे कर दें। दूसरी इनवाइस उसने फिर ड्यूरिंग द ईयर कर दी और वो भी 30,000 है, तो अब आपने जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू करनी है। सिंगल वेंडर की बात हो रही है। सिंगल एक वेंडर से मुराद ये है कि अगर आपके पास 10 वेंडर हैं उनमें से एक वेंडर की जो ट्रांजैक्शन है वो आपने कंसीडर करनी है कि वो 50,000 से ऊपर ना जाए। और उसके बाद कानून ने ये कह दिया है कि अगर आप यूटिलिटी पे कर रहे हैं, मतलब एसएनजीपीएल की पेमेंट है, वापटा की पेमेंट है, लेस्को की पेमेंट है, उसको आप कैश में पे कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, मतलब 50,000 से ऊपर की अमाउंट भी है तो आप कैश में पे कर सकते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, तीसरा पॉइंट है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो बिजनेस बैंक अकाउंट से पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने इनवाइस किया मिस्टर बी को, मतलब पार्टी ए ने इनवाइस किया पार्टी बी को, तो पार्टी बी ने ही पेमेंट करनी है पार्टी ए को अपने बैंक अकाउंट से। ऐसा नहीं है कि आप एक सी जो है तीसरा बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट से ए को पे कर दे, ऐसा नहीं है। जो इनवाइस कर रहा है ना उसी ने पेमेंट करनी है, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो ही यूज होगा जो आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है। और ये भी आपने याद रखना है कि ये जो बिजनेस बैंक अकाउंट है आपका आईआरएस का प्रोफाइल के अंदर भी अकाउंट आना चाहिए। ये भी एक कानून अवेलेबल है, इसके ऊपर भी हम पहले भी लेक्चर देख चुके हैं। इसके ऊपर भी पेनल्टीज हैं, लेकिन अभी एफबीआर चार्ज नहीं करता, किसी भी टाइम वो चार्ज भी कर सकता है, लेकिन आपका जो है वो आईआरएस के अंदर जो बिजनेस बैंक अकाउंट है वो सारे रिपोर्ट होने चाहिए। एक अकाउंट है, 2 है, 10 है, जितने भी अकाउंट है वहां पे आने चाहिए। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड से आप कोई परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये रूल जो है अप्लाई नहीं होता। मतलब कोई एक पार्टी ही अनरजिस्टर्ड है और वो टैक्स नेट में है ही नहीं है, तो वहां पे अगर आप कैश में पे कर भी दें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो एग्जम्पशंस हैं वो अवेलेबल है, तो इस केस में आप अनरजिस्टर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बेहतर यह है कि आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ही इसको प्रोसेस करें ताकि आपके लिए आसानी हो। कैश कैरी करना, पे करना एक ऑब्वियसली एक रिस्क होता है, बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करेंगे तो आपके लिए हमारे लिए भी आसानी होती है। अब हम देखते हैं कि पेनल्टी कैसे चार्ज हो सकती है। तो हम अज्यूम करते हैं कि आप अभी हैं दिसंबर 2024 की टैक्स रिटर्न यानी कि सेल टैक्स रिटर्न जो है वो आप फाइल कर रहे हैं और यहाँ पे आपने परचेज पे जो इनपुट पे किया है वो है 35,000 रुपया। हम एग्जांपल ले लेते हैं, इनपुट की बात हो रही है, परचेज डिफरेंट होगी यानी कि इनवाइस डिफरेंट होगी, और आपने जो आउटपुट टैक्स है ना वो आपकी 1,10,000 की सेल है और इसके ऊपर आपने 18% जो है वो चार्ज किया, तो ये अमाउंट बनती है 19,800 के करीब अमाउंट बनती है। अब क्या हुआ है कि आपका चूंकि इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, तो आपका जो टैक्स है वो क्या होगा, अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये अमाउंट है 15,200 रुपया जो है आपका अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब कुछ टाइम के बाद आपने क्या किया, अगले महीने जनवरी में गए और आपने वहां पे भी टैक्स रिटर्न सेम फाइल की, फरवरी में भी गए सेम फाइल की। अब कुछ टाइम के बाद हम जूम करते हैं कि 1 साल के बाद आपको टैक्स का नोटिस आ जाता है सेल टैक्स का कि जो आपने ट्रांजैक्शंस की हैं इनकी इनवाइसेस भी लेके आ जाएं, हमें वेरीफाई कराएं, और इनकी जो आपने पेमेंट की है ना वो भी आप हमें वेरीफाई कराएं। तो आपने फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं कि दिसंबर के महीने में 35,000 रुपए का इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। अब ये इनपुट है, इसकी आपने इनवाइसेस दे दी, आपने कहा जी ठीक है मेरी सारी चीजें तो जेन्युइन है, एक्चुअल है, ये इनवाइसेस दे लें, ये मैंने इनपुट लिया हुआ है। उसके बाद आपको ये कहा जाएगा कि सेक्शन 73 की जो कंप्लाइंस है वो ये कहता है, वो सेक्शन ये कहता है जो भी हमने देखा है कि 50,000 से ऊपर जितनी अमाउंट होगी वो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करनी है। तो लाइन जरा आप
हमें बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाएं या चेक की कॉपी दिखाएं या ऑनलाइन कोई लेटर दिखाएं, तो जब आप वहां पे जाएं तो पता चला कि इसमें से 18,000 रुपए की ऐसी पेमेंट है, यानी कि ऐसा इनपुट है जिसको आपने कैश में पे किया हुआ है, तो यहाँ पे कानून क्या करेगा, रीअसेस कर लेगा, आपको पेनल्टी चार्ज कर देगा। हालांकि आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, आपको पता ही नहीं था ये कानून है कि मैंने कैश में पेमेंट नहीं करनी, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया ही नहीं है कि रिस्क है, ये कानून में लिखा हुआ है। तो अब कानून अब एबीआर क्या करेगा, यहाँ पे 35,000 में से पहले तो 18,000 माइनस कर देगा, ठीक है। 18,000 जब आप माइनस करेंगे जो भी वैल्यू आएगी 17,000 आती है, जितनी अमाउंट भी आती है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि 18,000 इसमें से माइनस करें तो ये 17,000 आपका री इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेगा उस महीने में, और यहाँ पे आउटपुट टैक्स चार्ज कर देगा 19,800। तो रिमेनिंग जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपने चूंकि वो जो अमाउंट है वो कम पे की हुई है, तो 250 रुपया तो एक आपसे वो लेगा कि भाई 250 रुपया तो मुझे आप अभी दें, और आपका अगले पीरियड के लिए जो कैरी फॉरवर्ड टैक्स है ना वो भी खत्म कर देगा। तो ये इस तरीके से मंथ टू मंथ वो कैलकुलेशन करता जाएगा, आपकी टैक्स को चेक देखता जाएगा। जिस इनवाइस की आपने कैश में पेमेंट की होगी वो उसको डिसअलाउ कर देगा, आपको अलाउ नहीं करेगा। जब अलाउ नहीं करेगा तो इसका आपको इनपुट भी नहीं मिलेगा और आपको अच्छा खासा नुकसान होगा। आमतौर पर ये होता है जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको पार्टी ए और पार्टी बी है, तो आपस में आप एक डीलिंग कर लेते हैं, ठीक है आप मुझे इनवाइस कर दें, मैं आपको कैश दे देता हूं, आप वहां से जाके कैश ले लें। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप रजिस्टर्ड हैं और अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या इवन नहीं भी रजिस्टर्ड, फिर भी आप अपना बैंक अकाउंट यूज करें ताकि आपकी चीजें ट्रांसपेरेंट रहें, बिल्कुल ठीक रहें, कानून के मुताबिक रहें। तो आप ये गलती दर गलती करते जाते हैं, और जब हमें कभी नोटिस आता है तो पता चलता है कि मेरी सारी चीजें तो ठीक है, मेरे से टैक्स क्यों लिया जा रहा है, वो इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि हमने जो है वो उस कानून को फॉलो नहीं किया। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर आप इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जहां पे कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो आज से ही उन पेमेंट को बंद कर दें, खत्म कर दें। अदरवाइज जो है फ्यूचर में आपके लिए मसले बन सकते हैं। कानून में लिखा हुआ है जब ऑडिट होता है तो सब कुछ ओपन हो जाता है। तो इस वजह से पेनल्टी से बचने के लिए अपने आप को जो आपकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधी रखें, कैश की पेमेंट खत्म करें, 50,000 की लिमिट है उसको फॉलो करें, और इससे ऊपर कैश की लिमिट जो है उसको खत्म करें, 50,000 की जो लिमिट है उस वहां तक पेमेंट करें, और बाकी जितनी अमाउंट है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू उसको प्रोसेस करें, ताकि जो सब्सिक्वेंट या फ्यूचर के जो टैक्स नोटिस हैं अगर आते हैं तो आप उनसे बच सकें। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारी कोशिश होती है कि जो भी रिस्की चीज़ें होती हैं जो हमें नॉर्मली, क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं लोग इस तरह पेमेंट कर रहे होते हैं, बाद में कहते हैं ठीक है इनवाइस आप हमें दे दें, कैश उधर से ले लें, तो बाद में मसले बनते हैं। तो हम ये डेली बेस पे चीज़ें इस वजह से डिस्कस कर रहे होते हैं ताकि हमें पता हो कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, बजाय कि हम रिस्क लेते जाएं और वन फाइन डे जब नोटिस आए तो पता चले इतनी बड़ी अमाउंट हमारे लिए पेनल्टी इकट्ठी हो चुकी है, और स्वाय देने के पेनल्टी फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता।